Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Diksha. I hope that you guys are doing so well. So students, today's video is basically a one short video. In this video I am going to discuss application of derivative, an important chapter of your 12th class maths. Well, I am going to cover all the examples from your NCERT book. Before starting the video, I will recommend you all to checking out my previous video. In that video, I will introduce all the chapter and I will discuss all the concept in detail. What is a derivative? What are the applications of derivative? So let's get started. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 6 विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. सो सबसे पहले अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है y विच इज अ फंक्शन ऑफ x. सो हमें यहाँ पे पता है कि जो हमारा x होता है दैट इज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस y इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. सो जब भी हम dy बाई डी एक्स की बात करते हैं, सो ये dy बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. तो जब भी हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है किसी भी ऐसे वेरिएबल का जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, सो वो किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो हम उसे डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. अब इसकी कोई एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आपने पढ़ी हो, आप सभी साइंस के स्टूडेंट्स हो गए आई होप यहाँ पे, जिन्होंने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा. अब वेलोसिटी में क्या होता है कि हम कहते हैं कि डिस्टेंस किसका फंक्शन होता है? डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. बिकॉज कुछ भी चीज है, कोई भी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वो किसी ना किसी टाइम पीरियड में ही तो कवर कर रहे हैं. इस अर्थ में जो भी चीज हो रही है, मैं बोल रही हूँ, हम जो भी कर रहे हैं वो किसी ना किसी टाइम पीरियड के अलोंग ही तो कर रहे हैं. सो दुनिया की वैसे तो हर चीज फंक्शन है टाइम का ही होनी चाहिए. सो इसी तरह से हमारा डिस्टेंस भी किसका फंक्शन होगा? टाइम का फंक्शन होगा. और जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी हम क्या डिफाइन करते हैं? ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के चेंज होने से जो आपके डिस्टेंस में चेंज आता है दैट इज योर वेलोसिटी. और उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ds बाई dt, डेरिवेटिव की हेल्प से. सो ये इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुई आपके पास. ठीक है. तो जो हमारे पास ये dy बाई डी एक्स है, जिसे हम f डैश x भी कहते हैं, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. और अगर मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे को इस x इक्वल टू एक्स नॉट पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो आप वो कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे. ठीक है. अब क्योंकि y आपका किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो जो dy बाई डी एक्स आएगा वो पूरा x में आएगा. ठीक है. x में एक्सप्रेशन होगा आपके पास. उस एक्सप्रेशन में आपने x के प्लेस पे क्या पुट कर देना है? x नॉट पुट कर देना है. आपके पास एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी एंड दैट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू एक्स नॉट. ठीक है. इसके बाद हम चलते हैं आगे, चेन रूल को डिस्कस करते हैं. ठीक है. मान लो मेरे पास एक x वेरिएबल है जो t का फंक्शन है, y वेरिएबल भी t का फंक्शन है, बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है. ये क्या होगा? अब आप मुझे ये बताओ, अगर x फंक्शन ऑफ t है, सो यहाँ पे मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है और डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मैं ये चीज यहां से फाइंड आउट कर लूंगी. ठीक है. सिमिलरली यहां पे मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पे मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगी? dy बाई डी टी, ये फाइंड आउट कर सकती हूँ यहां से मैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट इज y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज t. ठीक है. अब अगर मैं इसमें दोनों dy बाई डी टी ओवर में dx बाई डी टी से लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत होगी मुझे लिखने में? नहीं. मैंने दोनों साइड dt से डिवाइड कर दिया. ठीक है. तो अब मेरे को इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है. यहां से इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां पुट कर दूंगी तो मेरे पास dy बाई डी एक्स इजिली आ जाएगा. सो अगर मेरे पास दो इस तरह से वेरिएबल है जो किसी अनदर वेरिएबल t के फंक्शन है, तो उनकी हेल्प से भी मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकाल सकती हूँ. ठीक है. सो ये हमारा बेसिकली होता है चेन रूल. ओके. उसके बाद हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है. सबसे पहले तो आपने फाइंड आउट क्या करना है? आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, dA विद रिस्पेक्ट टू क्या है? रेडियस dr. सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, आपको dA बाई डी आर फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ो. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. ठीक है. ये फाइंड आउट करना है. सबसे पहला टास्क तो आपका ये रहेगा. उसके बाद उसने कहा है व्हेन r इक्वल टू 5, तो यहाँ पे उसने एक तरह से जैसे हम पहले dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे ना, और कोई पूछ ले x इक्वल टू एक्स नोट पे क्या वैल्यू होगी, तो वो चीज है यहाँ पे हमें किस पे निकालनी है?
हमें r इक्वल टू 5 पे फाइंड आउट करना है। ओके सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कहा कि द एरिया ए ऑफ सर्कल विद रेडियस r इज गिवन बाय दिस। हमें पता है एरिया किसके इक्वल होता है, सर्कल का, पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगर मेरे को रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, डी ए बाई डी आर फाइंड आउट करूंगी। वो किसके इक्वल होगा, डी ए बाई डी आर विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर के इक्वल होगा, ये हमारे पास आ गया 2 पाई आर। ओके अब मुझे ये किस पे निकालना है, व्हेन आर इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आर के प्लेस पे आप क्या रख दोगे, 5 रख दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई इंटू 5, सो दिस विल बी 10 पाई एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये 10 पाई आपका क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज आ गया। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना क्योंकि एरिया की बात आ रही है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया है, सब सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर मेंशन करना। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एग्जांपल, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किस में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड्स, सेकेंड्स मींस टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एज 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ओके, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली हमें रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जब उसकी जो क्यूब है उसकी जो एक साइड है, मतलब क्यूब की जो साइड है वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सेकंड एग्जांपल है हमारा, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि डी वी बाई डी टी इज 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। ओके हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा। ओके सो मैं क्या करती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि जो क्यूब है, क्यूब की जो साइड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है तो मैंने उसकी साइड को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो अब अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी, सबसे पहले आपने क्या लेके चलना है, जो चीज गिवन है आपने उसी से ही आगे बढ़ना है। हमें डी वी बाई डी टी निकालना है तो हम उसके लिए सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, क्यूब का, एक्स क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं डी वी बाई डी टी निकाल सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगी, डी वी बाई डी टी दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज ना बड़े ध्यान से समझने की है, जब भी आप मान लो मैंने आपको कोई फंक्शन दिया ना y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालोगे, मेरे कहने का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप डेरिवेटिव निकालते हो डी वाई बाई डी एक्स, तो बेसिकली आपके पास क्या होता है ना, इसका डेरिवेटिव 2x इंटू साथ में एक और चीज होती है जो हम नहीं लिखते क्योंकि उसका लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। हम क्या करते हैं, डी एक्स, ये जो x होता है वेरिएबल, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सीधा सीधा 2x ही बचेगा। तो बेसिकली जब भी हम डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं ना, जो हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन हो, प्योर इंडिपेंडेंट फंक्शन हो, तो उसका जब भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम dx ओवर dx करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बट अगर हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से आ जाए, y इक्वल टू कुछ टी स्क्वायर ले लो, वेरिएबल अलग वेरिएबल ले लिया, तो इस केस में क्या होता है कि जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे ना, तो ये तो होगा 2t इंटू, अब क्या होगा, t का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होता है dt बाई dx होता है। ठीक है, तो जब सेम यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है ये वही वेरिएबल हो जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है, तब हमारा कुछ नहीं आता क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जब कोई ऐसा वेरिएबल आए जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज साथ में जरूर लिखनी होती है, हम जो वेरिएबल होता है उसका भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके पास, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में आपके पास इस तरह से कि आपके पास फंक्शन दे देते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो इसका पहले चेन रूल लगाओगे आप, प्रोडक्ट रूल लगाओगे आप, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x इंटू वाई एज इट इज प्लस, अब एक्स स्क्वेयर एज इट इज और y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरह से करते हैं हम। तो बेसिकली ये बताने का मेरा पर्पस ये था कि यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, डी बाई डी टी है,
टी के विद रिस्पेक्ट टू में कर रहे हो, लेकिन वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 3x² इंटू अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो यहां से आपके पास अब क्या आ जाएगा, देखो dv/dt की वैल्यू हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, 9 इक्वल टू 3x² इंटू dx/dt। ओके, तो यहाँ से ये 3 से 9 कैंसिल होके 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 3 ओवर में x² इक्वल टू dx/dt। ओके, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। हमारे पास बेसिकली किसकी वैल्यू आ गई, dx ओवर में dt की वैल्यू आ गई। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे चेंज इन सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6x²। ठीक है, अब जो फाइंड आउट करना है वो करें। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ds/dt। ओके, करते हैं इसका, तो ये क्या बनेगा, d/dt ऑफ 6x²। ओके, तो अब ये किसके इक्वल होगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, 6 2 जा 12x इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी dx/dt। और हमारे पास dx/dt की वैल्यू क्या है, 3/x²। यहाँ पे पुट कर देते हैं, 12x इंटू 3/x²। कैसे आया ये, बाय 1। ठीक है, अब क्या होगा, ये x से एक x कैंसिल आउट, 36/x। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक और चीज हमें गिवन है स्टेटमेंट में, हमें उसने कहा है कि जब जो x है वो कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो अब यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 10। तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू 36 ओवर में 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, पर सेकेंड, तो दिस विल बी 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, थर्ड एग्जाम्पल। ओके, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लो मेरे पास एक क्वाइट लेक है, ये एक लेक है, बिल्कुल शांत है। क्या किया मैंने, एक पत्थर फेंक दिया इसमें, बचपन में करते थे ना, जो ग्राउंड में पानी इकट्ठा हो जाता था, फिर एक एक करके पानी में वो पत्थर स्टोन्स डालते थे और वो फिर गोल 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 इस तरह से कुछ रिंग्स बनती थी, ये इस तरह से ये रिंग्स बनती बनती। ठीक है, ये रिंग्स बनती थी कुछ गोल गोल। अब आप मुझे ये बताओ, पहले छोटी बनेगी, फिर बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी, इस तरह से रिंग्स एक्सपैंड होंगी। तो ये जो रिंग्स हैं, इनमें चेंज बेसिकली किसके कारण आ रहा है, क्या चीज चेंज हो रही है जो सर्कल में चेंज ला रही है, आपकी रेडियस छोटी बड़ी हो रही है ना। पहले रेडियस इतनी होगी तो सर्कल इतना होगा, फिर रेडियस बढ़ी तो सर्कल बढ़ा, फिर रेडियस बढ़ी तो सर्कल बढ़ा। तो एक तरह से रेडियस में चेंज आ रहा है ना। जैसे जैसे सर्कल बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडियस में चेंज आ रहा है। ठीक है, मतलब कि रेडियस में चेंज आने से आपके सर्कल बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसने क्या दे रखा है, ये चीज समझो। वो कहते हैं कि हमने स्टोन ड्रॉप किया है क्वाइट लेक में, वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या कह रहा है, वो रेट ऑफ चेंज इन रेडियस दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जो हमारा सर्कल है ना वो किस स्पीड से चेंज होगा वो रेडियस पे तो डिपेंड करेगा। रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके सर्कल बढ़ेगा। सो यहाँ पे हमें क्या चीज गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है dr रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर सेकेंड। पर सेकेंड मीन्स टाइम, दिस इज गिवन 4 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए कि स्पीड कहाँ से आ गया, स्पीड का क्या मतलब है, मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो हमें ये बताना चाह रहा है कि जो सर्कल है वो किस स्पीड से बढ़ रहा है, डेट विल डिपेंड ऑन द रेडियस। ठीक है, कि रेडियस जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे सर्कल हमारा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 10 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि किसी एक समय के अंतराल में जब हमारी रेडियस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया। अब देखो एरिया में इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो मतलब कि वो रेट ऑफ चेंज इन एरिया क्या जानना चाहता है, और एरिया किसके विद रिस्पेक्ट में चेंज होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन रेडियस इज अवर 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें उसने डायरेक्टली लिखा हुआ था कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो कोई भी चीज इस दुनिया में हो रही है वो टाइम के विद रिस्पेक्ट में ही हो रही है। जो सर्कल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, वो किसी ना किसी टाइम में, किसी ना किसी इंस्टेंट में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक ऐसे टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है जब उसकी रेडियस कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो। सो अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है एक बार लिख लें। हमें डी आर बाई डी टी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है डी आर बाई डी टी इज 4 सेंटीमीटर। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डी ए बाई डी टी निकालना है, फाइंड करना है हमें डी ए बाई डी टी। ओके, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब मैं क्या फाइंड आउट करती हूँ, मैं करती हूँ डी ए बाई डी टी निकालती हूँ इसकी हेल्प से। डी ए बाई डी टी किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर इंटू, क्योंकि यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, वेरिएबल यहाँ पे आर है, तो आर का भी डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, डी आर बाई डी टी। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। अब ठीक है, आगे चलो। अब यहाँ पे हमें डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे पुट कर देते हैं, गिवन था, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, so दिस विल बिकम 8 पाई आर। ठीक है, और हमें ये रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है व्हेन आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। सो रेडियस को हम क्या लेके चलेंगे, अब पुट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो हमारे पास डी ए बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, 8 पाई इंटू 10, दिस इज अवर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, फोर्थ एग्जाम्पल। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या है, एक्स है, उसमें चेंज आ रहा है, डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, मतलब कि चेंज आ रहा है उसमें। सो डी एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट चेंज आ रहा है, मिनट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा है। सो डी एक्स बाई डी टी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये क्या दे रहा है, डी एक्स बाई डी टी की बात कर रहा है। ओके, अब अगर तो इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइड में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। ओके, अब एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी विड्थ है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। सो डी वाई बाई डी टी कितना है, दिस विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, हमें डी एक्स बाई डी टी दे रखा है, डी वाई बाई डी टी दे रखा है, हमें क्या निकालना है, व्हेन x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 6 फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके जी, ठीक है, हम सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें दे रखी है वो लिख लेते हैं। हमें डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 3 -3, एंड डी वाई बाई डी टी हमें कितनी दे रखी है, डी वाई बाई डी टी दे रखा है हमें 2, इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें। ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर को पी कर देते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर एंड एरिया, कब, व्हेन x कितना होना चाहिए 10 एंड y कितना होना चाहिए, y कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। ओके, करते हैं शुरू। अब मुझे कोई बताएगा कि जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस विड्थ कह लो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज योर पेरीमीटर। ओके, तो यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ, इस पूरे को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को पी से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर, मीन्स मुझे डीपी फाइंड करना है, डीपी ओवर में dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, डी वाई बाई डी टी। दोनों ही डिफरेंट है, t के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल t से डिफरेंट है। सो इसका डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी। सो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, -3, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 2,
सो दिस इज 2 इंटू -1 विच इज -2। सो जो पैरामीटर है, रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर है, वो हमारा नेगेटिव है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, पैरामीटर में क्या होगा, डिक्रीज हुआ है पैरामीटर हमारा। तो ये कितना है, -2। ओके, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, अब मैं रेट ऑफ चेंज इन एरिया निकालती हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू विथ। तो ये किसके इक्वल होगा, x इंटू वाई के। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं डी ए बाई डी टी निकालूंगी, डी ए बाई डी टी, दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई एज इट इज प्लस x एज इट इज, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी। पुट कर दो वैल्यूज, डी एक्स बाई डी टी इज -3y प्लस डी वाई बाई डी टी इज 2x। ओके, अब हमें कब निकालना है, जब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी कह रहा है वो, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। पुट कर देते हैं, y की जगह 6, -3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 10, सो दिस विल बी इक्वल टू -18 प्लस 20, दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है ना, सो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। दिस इज योर आंसर। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट CX in rupees associated with the production of X unit of an item is given by this। ठीक है, ये जो CX एक्सप्रेशन है ये आपकी टोटल कॉस्ट को बता रहा है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन। देखो, जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट होता है, क्या होता है वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखना, मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। जो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि टोटल कॉस्ट हमारा, किसी भी चीज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हमारी जो टोटल कॉस्ट लग रही है, डेट इज अवर टोटल कॉस्ट। तो जब हम टोटल जितनी भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो 10 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे जो टोटल कॉस्ट में इंक्रीमेंट होता है, डेट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। मतलब 1 यूनिट एक्स्ट्रा यूज करने से जो हमारे टोटल कॉस्ट में चेंज आता है। सो रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट। सो यहाँ पे CX है हमारे पास बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट, और जब हम इस CX का विद रिस्पेक्ट टू यूनिट क्या दे रखी है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए स्टेटमेंट में x यूनिट दे रखी है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू x जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट आएगा। ओके, तो ये हमारे पास CX था, हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 3x², यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस x का आ जाएगा 30, और ये कांस्टेंट है इसका 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अभी मार्जिनल कॉस्ट आ गया। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है, तो अब हमें निकालना है कॉस्ट। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, और आप सोल्व कर लेना, आपके पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। अब इसी तरह से जैसे मार्जिनल कॉस्ट होता है, उसी तरह से मार्जिनल रिवेन्यू भी होता है। सबसे पहले जो रिवेन्यू और प्रॉफिट है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। रिवेन्यू वो होता है जो आपको कोई भी चीज आपने प्रोड्यूस किया, आपने मैन्युफैक्चर की, और उसको जब आपने परचेज सेल किया, तो जो आपको टोटल इनकम मिलती है, जो आपकी टोटल क्या कह लो, जो भी आपको मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, डेट इज योर रिवेन्यू। बट उस रिवेन्यू में आपका बहुत सारा खर्चा लगा हुआ होता है। मान लो आपने पेन प्रोड्यूस किए हैं, तो सबसे पहले आप पेन बनाने के लिए उसकी बॉडी वगैरह सब कुछ खरीदा होगा आपने, फिर ही पेन प्रोड्यूस किए, तो उनमें से जितना भी आपका अपना पर्सनल खर्चा हुआ होता है, उसे जब आप माइनस कर देते हो, तो जो आपके पास बचता है, डेट इज योर प्रॉफिट। ठीक है, कि क्योंकि कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें आपका अपना पैसा भी लग रहा है। जब आप टोटल अर्निंग में से उस पैसे को जो आपके अपने लगे थे उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपके पास जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो जो आपके पास टोटल रिवेन्यू आया, ओके, अब आपने क्या किया, अब आपने एक चीज 1 यूनिट एक्स्ट्रा सेल कर दी मान लो, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा सेल करने से आपका जो टोटल रिवेन्यू है वो भी चेंज होगा, बढ़ेगा वो। ठीक है, तो ये जो चेंज होता है, डेट इज योर मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन योर टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू यूनिट। आपने एक्स्ट्रा यूनिट वो की है, सेल की है, उसके सेल करने के कारण आपकी जो टोटल रिवेन्यू में चेंज आ रहा है, डेट इज योर मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, सो सेम ऊपर की तरह ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास रिवेन्यू दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट। ठीक है, अब आपने क्या निकालना, रेट ऑफ चेंज, मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है। मार्जिनल रिवेन्यू मतलब रेट ऑफ चेंज इन टोटल रिवेन्यू। आप इसका डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, जब आपने इसका डेरिवेटिव किया, 3 2 6 प्लस 36 और 5 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, ये आपके पास आया। अब वो कह रहे हैं कि व्हेन x इक्वल टू 5, तो बस x की जगह 5 पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो सिंपल। सो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट
चैप्टर है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, सॉरी चैप्टर नहीं एक्सरसाइज है हमारी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये खत्म होती है. सो स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव already discussed about this graph and about increasing and decreasing functions in detail. That video was introduction video, and that's why I recommended you to watch that video before watching this video for better understanding. But still I am going to give you a short और स्मॉल रिव्यू हेयर. सो स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते हैं. मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स विच इज अ डिफाइन ऑन अ डोमेन डी. ठीक है, आई आपके पास कोई भी सबसेट है आपकी डोमेन का. ठीक है, तो हम इस एफ एक्स को इस इंटरवल आई पर इंक्रीजिंग कब बोलेंगे? इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आई सच दैट x1 इज लेस देन x2. आपने i इंटरवल से कोई भी 2 पॉइंट ऐसे लेने हैं कि सच डैट जो x1 है वो x2 से लेस देन है. तो आपके पास f ऑफ x1 क्या आना चाहिए? लेस देन f ऑफ x2 आना चाहिए. इम्प्लाइज योर फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग इवन, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i. ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए यहाँ पे जो आपका लेस देन है इसके साथ लेस देन इक्वल टू हो जाए कि कोई ऐसे x1 x2 भी हो सकते हैं सच दैट x1 तो x2 से लेस देन है बट f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 पे इक्वल आ रही है. सो इस केस में जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना रहकर fx क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा. इंक्रीजिंग के लिए हम इस सिंबल का यूज भी कर देते हैं, इंक्रीजिंग हो जाएगा ऑन i पर. ठीक है, सिमिलरली हम डिक्रीजिंग कब बोलेंगे किसी फंक्शन को? इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i, कोई भी x1 x2 आप इस तरह से ले लो सच डेट x1 इज लेस देन x2, इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, देन हमारा जो fx होगा वो कैसा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ऑन इंटरवल i. और अगर यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे इक्वलिटी भी आ जाए तो हम कहेंगे fx कैसा है? डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑन i. तो बेसिकली क्या है कि जहां जहां तो हमारी जो ये इनइक्वालिटी है ये मेंटेन हो रही है, लेस देन है तो लेस देन रह रही है या फिर लेस देन इक्वल टू हो रही है, तो उस केस में हमारा इंक्रीजिंग होता है. बट जहां पे चेंज हो जाती है, लेस देन है अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन होगी, तो हमारा रिवर्स वाले में क्या होता है? फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीजिंग होता है. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारा जो फंक्शन है, अब आपसे कोई पूछे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो आप ये सब चीजें नहीं करोगे. आपने सिंपल सा क्या करना है? आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स. ठीक है, तो जिन जिन इंटरवल पर ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा उस इंटरवल पे ये फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीज करेगा. ठीक है, और डोमेन के जिस इंटरवल पे डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होगी उस इंटरवल पे ये जो फंक्शन है fx ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. सो बेसिकली आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और फिर रियल लाइन में से वो इंटरवल फाइंड आउट करने हैं जिसपे जो ये डेरिवेटिव की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होगी. जिन पॉइंट्स पे ग्रेटर देन 0 होगी वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीजिंग हो जाएंगे, और जिन इंटरवल्स पे इस डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हमारा फंक्शन उन पे क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा. ठीक है, आपने बेसिकली इसी अप्रोच को फॉलो करना है. इसके अलावा हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के अलावा हमारे पास एक और फंक्शन होता है विच इज योर कांस्टेंट फंक्शन. अच्छा देखो, कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन कुछ इस तरह से होगा कि आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट करो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, आप कोई भी वैल्यू ले लो, आपकी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कैसी आ रही है? एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है. तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा कि आप x की जो मर्जी वैल्यू लेते रहो, y की वैल्यू मान लो यहाँ पे c है, हमेशा y की वैल्यू c ही रहेगी. तो इस तरह से इसका कुछ ग्राफ बनेगा. तो क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? नहीं. क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है? नहीं, ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है. सो कांस्टेंट फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, और इस कांस्टेंट फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करोगे एफ डैश एक्स करोगे तो दैट विल बी योर 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है.
फॉर ऑल अगर एक पॉइंट भी ऐसा मिल गया ना जिस पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो नहीं है तो ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो फॉर ऑल का बहुत बड़ा रोल है कि हर एक्स की वैल्यू के लिए, इंटरवल के हर एक्स की वैल्यू के लिए आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। सिर्फ तभी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन एफ एक्स क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है आई इंटरवल पर, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक सा। अब ये क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे क्या रीजन है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप जाकर जरूर देखना। अब हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। जो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, हमारा 7th एग्जाम्पल है, ये इन्होंने किसके थ्रू प्रूफ किया, डेफिनेशन से प्रूफ किया, बट मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ। आपके पास फंक्शन दे रखा है, आपने कहा है कि इसे इंक्रीजिंग चेक करना है कि ये आर पे क्या है, इंक्रीज कर रहा है। अब ये आर पे इंक्रीज कब करेगा, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे वो ग्रेटर देन जीरो होगा ऑन आर, तभी हम कहेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस जिस इंटरवल पे एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी वहां वहां फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। अब अगर ये ऑन आर इंक्रीज कर रहा है तो दैट मीन्स पूरी की पूरी रियल लाइन पे इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू सॉरी कैसे आनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एफ एक्स क्या है, 7x-3, मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा 7। अब 7 तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो 7 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप यहाँ पे r की कोई भी वैल्यू ले लो, 2√2, 3, 4, 5, एफ डैश एक्स की वैल्यू तो हमेशा 7 रहेगी। आप एफ डैश एक्स की जगह √2 ले लो तब भी 7 आएगा। आप एफ डैश एक्स की जगह क्या ले लो, एक्स की जगह आप ले लो -7 ले लो, तब भी वैल्यू 7 रहेगी। वैल्यू हमेशा 7 रहेगी विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ऑन आर। बाकी इन्होंने जैसे किया एक बारी वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने बाय डेफिनेशन किया है, आप बाय डेफिनेशन नहीं करोगे। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने क्या किया कि हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है वो कब होगा, हम कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, x1, x2 बिलोंग्स टू r, मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए सच दैट x1 इज लेस देन x2, ठीक है। मुझे प्रूफ क्या करना है इंक्रीजिंग के लिए, टू प्रूव करना है मुझे कि जो f ऑफ x1 है डेट इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ x2, ये मुझे प्रूव करना है, तभी मैं कह पाऊंगी कि मेरा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है कि x1 लेस देन x2 है, ठीक है। मैं दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 7x1 लेस देन हो जाएगा 7x2 से, ओके। दोनों साइड -3 से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो 7x1 -3 लेस देन हो जाएगा 7x2 -3 से। कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम क्वांटिटी से दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि f ऑफ x1 ये क्या हो गया, लेस देन f ऑफ x2 हो गया, ठीक है। सो यही हमें प्रूफ करना था। सो ये हमने बाय डेफिनेशन दिखाया है कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, नॉट इवन इंक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, सो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है हमारे पास, पहले एक पेज ऐड ऑन कर लेते हैं। वो कहते हैं कि शो डेट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर, आर पे हमें इस फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ -3x² प्लस 4x वेयर x बिलोंग्स टू r। हमें इसे क्या प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली हमें इसे प्रूव करना है कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है r के ऊपर, ओके। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे इस फंक्शन का, क्या आएगा 3x² -3 × 6x प्लस 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी तरह ना इसका स्क्वायर दिख रहा है ना, तो मेरे दिमाग में आएगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इसका होल स्क्वायर बना सकूं, ठीक है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या ट्रिक करती हूँ, मेरे को दिखा यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 का कुछ मल्टीपल है 6x, तो मैंने यहाँ पे भी ना कुछ 3 + 1 करके लिख दिया 4 को, ताकि ये पूरा जो है ये पूरा क्या हो जाए, ये पूरे में ही 3 क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 को कॉमन निकाल लिया, x² -2x + 1 + 1। अब बताओ स्टूडेंट्स ये किसका होल स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab,
ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर बन गया, ये x माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया प्लस वन। आप x माइनस वन के होल स्क्वायर को जब ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2x, सेम क्वांटिटी ही आ गई। ठीक है, सो यहाँ से फिर हमारे पास अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि क्या जो ये हमारे पास ये जो स्क्वायर में क्वांटिटी है, होल स्क्वायर में क्वांटिटी, क्या ये कभी भी किसी रियल वैल्यू के लिए आपको नेगेटिव वैल्यू देगी? क्या कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कि आपका ये होल स्क्वायर कभी नेगेटिव बन जाए? नहीं बन सकता। स्क्वायर के कारण अगर अंदर कोई क्वांटिटी आपके पास नेगेटिव आ भी रही है, मान लो आप x को क्या ले लेते हो, -1 ले लेते हो, तो -1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, बट ये बाहर इवन पावर होने के कारण इसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, सो एक बात क्लियर हुई कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, 3 पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। सो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, ये क्वांटिटी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिव अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारा जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू cos x इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो एज यूजुअल अब तक जैसे हम करते आए हैं, कौन सा एग्जाम्पल है, ये 9th। हमारे पास क्या दे रखा है 9th एग्जाम्पल में, fx इक्वल टू cos x दे रखा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप f डैश x फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, f डैश x मेरे पास क्या आ गया, माइनस साइन x आ गया। अब मुझे वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 हो, और वो वाला इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 0 हो। 0 से 2 पाई के बीच में मुझे वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और वो इंटरवल भी फाइंड आउट करना है जिसमें f डैश x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो सबसे पहले तो सबसे सीधी सी बात, साइन x का आप ग्राफ बनाओ। ये आपका 0, ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2 और ये आपका 2 पाई। ठीक है, तो अब जो साइन का ग्राफ होता है वो किस तरह होता है, इस तरह से जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, साइन का ग्राफ इस तरह से। ठीक है, और आपको ये अच्छे से पता है कि किसी भी फंक्शन के नेगेटिव का अगर ग्राफ बनाना हो तो ऊपर वाली साइड नीचे आ जाती है और नीचे वाली साइड ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ अब क्या होगा, माइनस साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये आपके पास किसका ग्राफ आ गया, रेड वाला, ये है आपका एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब आप देख लो कब पॉजिटिव है, माइनस साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है इस इंटरवल में और नेगेटिव है इस इंटरवल में। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, डेट विल इंक्रीज इन पाई टू 2 पाई। वाई? बिकॉज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन पाई टू 2 पाई। ठीक है, और जो हमारा एफ एक्स है डेट विल डिक्रीज इन 0 to पाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज हमारा जो एफ डैश एक्स है दैट इज लेस देन 0 इन 0 to पाई। ओके, और पूरा 0 to 2 पाई इंटरवल है, इसमें एक बार तो फंक्शन हमारा क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, एक बार हमारा फंक्शन पॉजिटिव हुआ। तो इस पूरे इंटरवल में ये फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। सो 0 to 2 पाई के बीच में फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारे पास ये क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने अभी तो इस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल अप्रोच से किया। अब कोई बच्चा ऐसा भी महानुभाव हो जिसे साइन का ग्राफ ही ना पता हो, उसके लिए भी करते हैं क्वेश्चन, अभी करेंगे। पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर ले, उसके बाद ये 9th क्वेश्चन पे हम दोबारा से आएंगे दूसरे मेथड से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 10th एग्जाम्पल की तरफ पहले। ठीक है, हमारा 10th एग्जाम्पल है, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है,
मुझे ये फाइंड आउट करना है कि आर के किस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किन किन इंटरवल के बीच में ये फंक्शन डिक्रीज करे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है कि मुझे एफ डैश एक्स निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा जो अब तक हम करते आए हैं। तो एफ एक्स को डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या है, 2x माइनस 4 आ गया। ठीक है, बेसिकली फाइंड हमें यही करना है कि ये जो एफ डैश एक्स है इसकी वैल्यू कब ग्रेटर देन 0 होगी, कब लेस देन 0 होगी। उसे इजी मेथड से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है वेवी कर्व मेथड। मे बी आपने कभी पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो मेरे को स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी वेवी कर्व मेथड के बारे में। बट यहाँ पे मैं उतना ही कंसेप्ट पे जाऊंगी जितना कि इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये देखना है कि ये जो वैल्यू है 2x माइनस 4 ये कब तो ग्रेटर देन 0 रहेगी और कब लेस देन 0 रहेगी। उसी के बेस पे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं ऐसे केसेस में क्या करूंगी, मैं क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करूंगी। ठीक है, अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बोला है, क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो जिनके जो है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बिहेवियर अलग होता है। मीन्स ऐसा पॉइंट जिसके बाद फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव था, इस साइड आपका फंक्शन पॉजिटिव था, ये क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट के बाद जो आपका फंक्शन है अब नेगेटिव होने लगेगा, अपना नेचर चेंज कर देगा एक तरह से। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे कि एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करोगे। दिस इंप्लाइज 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 2। सो आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इक्वल टू 2। सेकेंड स्टेप आपका क्या रहेगा, आपके पास जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए, यहाँ तो मेरे पास सिर्फ 2 आया है, हो सकता है आपके पास 3 आ जाए, 4 आ जाए, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे आपको उनको प्लॉट करना है। ठीक है, मेरे पास तो एक ही आया है 0, तो ये तो मैंने रियल लाइन बनाई। मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2, मेरे को पता है इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी ये लीनियर फैक्टर होंगे ना, लीनियर फैक्टर विद पावर 1, तो हमेशा यहाँ से पॉजिटिव शुरू होगा, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स अल्टरनेटिवली चलेगा। अब यहाँ पे तो हमारे पास पॉइंट ही एक है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। मान लो हम एक केस कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट थे, एक तो ये 2 होता, एक ये 0 भी होता, तो ये किस तरह से चलता, ये इस तरह से चलता कि ये पॉजिटिव होता, फिर ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहने का अभिप्राय है कि वट आई वॉन्ट टू से दैट कि जो 2 टू इन्फिनिटी है वहां पे आपके फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर जो आपका एफ डैश एक्स है इसकी वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। और इस पोर्शन के अंदर माइनस इन्फिनिटी टू 2 के अंदर आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि इस पोर्शन में जो आपका एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी। बेसिकली ये जो वेवी कर्व मेथड है इसकी हेल्प से हम यही फाइंड आउट करते हैं कि जो ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, मेरे पास फंक्शन यहाँ पे एफ डैश एक्स है, ये कब पॉजिटिव वैल्यू देगा और कब ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब एक और चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपको बताना, वो ये है कि मैं यहाँ पे अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 की बात कर रही हूँ तो कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं लूंगी, हमेशा ओपन इंटरवल लूंगी। क्यों ऐसा करूंगी कि मान लो आपने अगर यहाँ पे 2 ले लिया, 2 को इंक्लूड कर दिया यहाँ पे, तो 2 को इंक्लूड करने से आपके पास क्या हो जाएगा, पुट करो 2 माइनस 2, ये तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। बट हमें तो ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम कभी भी ये जो पॉइंट्स होंगे इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, हमेशा ओपन इंटरवल लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप ओपन आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, ओपन आएगा। तो आपका फंक्शन अब इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में बताओ, ग्रेटर देन 0 कब देगा, 2 टू इन्फिनिटी के बीच में। और आपका फंक्शन डिक्रीज कब करेगा, डिक्रीज करेगा माइनस इन्फिनिटी टू 2 के बीच में। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन और करते हैं और आई एम गिविंग यू श्योरिटी दैट नाउ यू विल सोल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 6x²
-72x प्लस 30। ओके, -72x प्लस 30 हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि कब ये फंक्शन इंक्रीज हो करेगा, कब ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, पहला स्टेप सेम, मैं इसका डेरिवेटिव निकालती हूँ एफ डैश एक्स। 4 3 जा 12 एक्स स्क्वेयर माइनस 6 2 जा 12 एक्स माइनस 72। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब क्लियरली 12 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 12 बाहर कर लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 जा 72, 12 6 जा 72। ठीक है, तो अब मैं इसके फैक्टर्स कर देती हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x, ठीक है, माइनस 6, ये इसके फैक्टर होंगे, 3 2 जा -6 और यहाँ से -1 आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया 12 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 12x प्लस 2 एंड x माइनस 3। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। आपका सेकंड स्टेप क्या था? आपका सेकंड स्टेप है आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर देते हो। सो यहाँ से पुट कर दो 12x प्लस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x क्या आ गया, -2 एंड 3। तो आपके पास अब यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट्स आ गए क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, -2 एंड 3। तो अब आप क्या करोगे, इन्हें प्लॉट करोगे, नेक्स्ट है। ओके, इसको हम प्लॉट करते हैं। हमारे पास क्या है, ये रियल लाइन है और यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कहीं -2 होगा, ये आपका यहाँ पे कहीं 3 होगा। आपने सिर्फ जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उन्हें ही ड्रॉ करना है, इसके अलावा मत करना, कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, मेरे पास तो रंग बिरंगे पेन है, मैं चाहे कर भी दूँ दूसरे पेन की हेल्प से, पर आपने नहीं करना। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा यहाँ से शुरू होगा, ये वाला पोर्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट तक ये वाला पोर्शन में नेगेटिव रहेगा आपका फंक्शन, और इसके बाद कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये अल्टरनेटिंगली चलेगा, पॉजिटिव से शुरू होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया कि बेसिकली आपका फंक्शन पॉजिटिव कब कब रहेगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करना है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन करना है। तो हम इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम अपना इंटरवल कैसे रखेंगे, ओपन रखेंगे। तो हमारा जो है यहाँ पे -∞ और यहाँ पे इन्फिनिटी। सो -∞ से -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, इसके बीच में मेरा जो एफ डैश एक्स है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। दिस इंप्लाइज मेरा फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है, और -2 से 3 के बीच में मेरा जो एफ डैश एक्स है वो कैसा है, लेस देन 0 है। इंप्लाइज फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब मेरे पास रेंज आ गई, एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं सही निकाला है या नहीं। -2 से 3 के बीच में हमारा फंक्शन क्या करेगा, ये रहा, देखो -2 से 3 के बीच में आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और इन दो इंटरवल के बीच में आपका फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना एक और एग्जाम्पल जो हमने बीच में कहा था कि दोबारा से करेंगे, अब उसे दोबारा से करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स है, आपने क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। अब आप क्या करोगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करोगे। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट साइन एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपको पता है साइन एक्स 0 कब कब होता है, 0 पे, पाई पे और 2 पाई पे। ठीक है, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके पास, 0 पाई 2 पाई। से पहले हम क्या करते हैं, अपनी रियल लाइन प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, मुझे चेक किसके बीच में करना है, मेरे को 0 से 2 पाई के बीच में चेक करना है, बीच में चेक करना है, ओपन इंटरवल है 0 to 2 पाई। तो मैं ना तो यहाँ पे 0 को लूंगी क्रिटिकल पॉइंट में, ना यहाँ 2 पाई को लूंगी। ठीक है, मैं किसे लूंगी क्रिटिकल पॉइंट, सिर्फ पाई को लूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरवल कितना है, ओपन इंटरवल 0 to पाई है, ये दोनों पॉइंट्स तो है ही नहीं, तो मैं इसे क्रिटिकल पॉइंट क्यों लूंगी। ठीक है, तो अब इसके जो इस साइड वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और फिर यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव शुरू हो जाएगा। तो आपका जो फंक्शन है वो 0 से 2 पाई के बीच में कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा,
और 0 टू पाई के बीच पाई टू 2 पाई के बीच में कैसा रहेगा इंक्रीजिंग, और 0 टू पाई के बीच में कैसा रहेगा आपका फंक्शन डिक्रीजिंग। ये मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी आपको करके बता दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x। एक्स आपका कहाँ से आ रहा है 0 टू पाई बाई 2 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x है। सो हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x वेयर x बिलोंग करना चाहिए आपका क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाय 2। यहाँ पे आपके पास इंटरवल कैसा गिवन है, क्लोज गिवन है। तो इन केस अगर 0 या पाई बाय 2 में से कोई भी क्रिटिकल पॉइंट बनता है तो उसे हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर ये ओपन इंटरवल होता जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था तो हम अगर पाई बाय 2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट बनता तो उसे हम स्किप कर दे, बट इस क्वेश्चन में अगर हमारा पाई बाय 2 क्रिटिकल पॉइंट बनता है सो दैट पॉइंट विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि हमारे पास इंटरवल कैसा है, क्लोज इंटरवल है। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स किया दिस इज 3 कोस 3x, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इक्वल टू 0 करेंगे तो कोस 3x हमारे पास क्या आना चाहिए 0। कोस 3x का मतलब हुआ कि अगर मैं इसे एक टाइम के लिए कोस x मान लूं तो कोस की वैल्यू कब कब 0 होती है, पाई बाय 2 पे, फिर 3 बाई पाई बाय 2 पे, फिर 5 पाई बाय 2 पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आएंगे कि कोस 3x इक्वल टू होगा या तो कोस पाई बाय 2 के, और कोस 3 पाई बाय 2 के, और कोस 5 पाई बाय 2 पे, ठीक है। ये वैल्यूज होंगी जिसपे कोस की वैल्यू 0 होगी। अब जब 3x हमारा पाई बाय 2 के इक्वल होगा तो x किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 6 के, और ये बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है। तो पाई बाय 6 हुआ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। जब हमारा 3x इक्वल टू होगा 3 पाई बाय 2 के, सो दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 एंड दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पाई बाय 2 भी क्या इंक्लूडेड होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्योंकि इंटरवल कैसे है, क्लोज इंटरवल है। अब अगर मैं अगला पॉइंट लूं कि 3x इक्वल टू 5 पाई बाय 2 है तो इस दिस इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू 5 पाई बाय 6 एंड दिस डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। सो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, सिर्फ पाई बाय 6 और पाई बाय 2 हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ठीक है। सो x इक्वल टू पाई बाय 6 कोमा पाई बाय 2 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर क्लोज इंटरवल पाई बाय 2 तक है, ठीक है। अब हमारे क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक तो पाई बाय 6 मेरा क्रिटिकल पॉइंट है और एक ये पाई बाय 2 भी मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। एक बात याद रखिए, मैंने पहले भी बताया जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो कभी भी इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जबकि मेरे को अपने फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, या तो ग्रेटर देन 0 रखनी है या फिर मेरे को इसकी वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, ठीक है। तो हम ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इन्हें कभी भी अपने इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, पहली बात, ठीक है। अब मेरा पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, पाई बाय 2 है। मुझे पता है कि इस क्रिटिकल पॉइंट से इस साइड तो पॉजिटिव रहेगा, मुझे मतलब ही नहीं है क्योंकि मेरे को तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में रहना है, ठीक है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट से अगले क्रिटिकल पॉइंट तक मेरी वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और इस क्रिटिकल पॉइंट से अगला क्रिटिकल पॉइंट जहां पे भी आएगा वहां तक वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। बट मुझे तो 0 से मतलब है, मेरा इंटरवल तो 0 है, 0 से पाई बाय 6 के बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स 0 से पाई बाय 6 के बीच में फंक्शन कैसा रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन पॉजिटिव कब रहेगा, देखो 0 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इसलिए मैं क्लोज इंटरवल 0 ले रही हूँ, बट पाई बाय 6 क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है इसलिए इस पॉइंट को मैं इंक्लूड नहीं करूंगी। सो दिस विल बी ओपन पाई बाय 6, इसके बीच में हमारा जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि पाई बाय 6 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है सो दिस इज ओपन एंड अगेन पाई बाय 2 इज आल्सो अ क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ पे भी मेरा क्या रहेगा, पाई बाय 6 कोमा पाई बाय 2 ये भी मेरा ओपन रहेगा। ये वो फंक्शन है जहां पे मेरा जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे मेरा फंक्शन क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सो इस इंटरवल में मेरा फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, इस फंक्शन में मेरा इस इंटरवल में मेरा फंक्शन कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। सो 0 टू पाई बाय 6 में
आई थिंक यही आंसर हो। 0 to π/6 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और π/6 से π/2 के बीच में मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि f(x) = sin x + cos x क्लोज इंटरवल 0 to π/2 में कब इंक्रीज करेगा और कब डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है। सो 10x की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 10 π/4 की। ठीक है, और देखो अब मेरे पास अगर ये मेरे पास यहाँ पे 10 π/4 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इसमें पाई ऐड कर दूं, इतना पाई ऐड कर दूं, पाई कर दूं, तो पाई प्लस π/4 पे भी मेरी वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि इस पे क्या होता है आफ्टर स्कूल 2, यहाँ पे 10 क्या होता है मेरा पॉजिटिव होता है। नहीं समझ में आया, वेट मैं क्या कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि 10 पाई प्लस π/4 आप फाइंड आउट करो और मुझे बताओ क्या आएगा। मैंने पाई प्लस क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि इस इंटरवल में 10 हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या बनेगा, पाई प्लस मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट 10 विल बी पॉजिटिव, सो दिस इज 10 π/4 विच इज 1। ठीक है, तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई 10 पाई प्लस π/4 मतलब 5 π/4। ठीक है, इसके आगे जब मैं जाऊंगी तो वो 2 पाई से बाहर निकल जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यूज आई हैं, एक π/4 आई है, एक 5 π/4 आई है। ठीक है, उसके बाद मैं अगेन जब पाई ऐड करूंगी तो वो बाहर निकल जाएगा मेरा 0 to 2 पाई से। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, एक तो π/4 के इक्वल आ गया, एक 5 π/4 के इक्वल आ गया, तो ये मेरे पास दो आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना। ओके जी, मेरा इंटरवल क्या है, 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई मेरा इंटरवल है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ना तो 0 क्रिटिकल पॉइंट है ना ही 2 पाई क्रिटिकल पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम जब इंटरवल बनाएंगे उनमें इंक्लूड करेंगे। अगर तो 2 पाई या 0 में से कुछ भी क्रिटिकल पॉइंट होता तब हम ओपन इंटरवल लेते, 2 पाई को इंक्लूड ना करते अगर वो क्रिटिकल पॉइंट होता, बट क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो इसलिए हम इसे अब इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। एक तो हमारे पास है π/4, एक हमारे पास है 5 π/4। ठीक है, पहले क्रिटिकल पॉइंट से यहाँ तक जब भी अगला क्रिटिकल पॉइंट आएगा हमें नहीं पता कहाँ पे आएगा, बट हमें इंटरवल कितना दे रखा है, 2 पाई तक दे रखा है, तो यहीं तक की हम बात करेंगे। सबसे पहले वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव, फिर अगले क्रिटिकल पॉइंट तक कैसी होगी, नेगेटिव, फिर अगले क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे भी आएगा हमें 0 तक, 0 और π/4 के बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, हमें 0 तक की बात करनी है, तो ये कैसा रहेगा, यहाँ तक पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 से लेकर ओपन इंटरवल π/4, क्योंकि π/4 क्रिटिकल पॉइंट है हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इसलिए हम क्लोज इंटरवल 0 लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन भी है क्लोज 0। ठीक है, 0 से π/4 यूनियन 5 π/4 से 2 पाई क्लोज, अगेन द सेम कंसेप्ट, आई विल नॉट गोइंग टू रिपीट। तो यहाँ पे क्या है, हमारे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज हमारा जो फंक्शन है f(x) वो क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये ओपन इंटरवल π/4 से 5 π/4 है, यहाँ पे हमारा फंक्शन की वैल्यू कैसी है, f'(x) हमारा यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 0 होगा, दिस इंप्लाइज जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। सो π/4 से 5 π/4 तक हमारा फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है, ये एक्सरसाइज है, मैं हमेशा चैप्टर बोलती हूँ, हमारा ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे विश्राम देती है, कंप्लीट होती है। सो अब हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन।